Today we are going to discuss the basic topic of cellular respiration. Like what does the cellular respiration stand for, and how the ATPs are formed in the cellular respiration. So this is the basic reaction of cellular respiration, in which the glucose is oxidized. Glucose is oxidized to form carbon dioxide, water, and energy. So this reaction is named as cellular respiration. So in this reaction, as you see from the diagram, that from the reaction that the glucose is oxidized, the oxidized means stand for addition of oxygen. The glucose to the glucose, oxygen is added and it forms the carbon dioxide, water, and ATP. So glucose is basically oxidizing over here, and carbon dioxide undergoing the reduction process. So this is basically a redox type reaction in which the ATP are formed. So overview of the cellular respiration. This cellular respiration is not a single step reaction. ठीक है, ये बेटा आपकी single step reaction नहीं है. It occur in the multiple steps. Like the major steps are first of all glycolysis. सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है आपका, वो दो पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होता है. तो this process is called that glycolysis. Then the pyruvic acid is converted into the acetyl CoA, and then acetyl CoA undergo the Krebs cycle to form carbon dioxide, water, and ATP. So this is basically a multiple step reactions. This is not a single step reaction. Like cellular respiration is a stepwise release of the energy from carbohydrates and other molecules. Energy from this reaction is used to synthesize the ATP molecule. मतलब कि ये जो आपके पास reaction है, ये बेटा ये step wise reaction होती है. जो भी इसमें से एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी आपकी ATP फॉर्मेशन के लिए बनाने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है. दिस इज एरोबिक प्रोसेस दैट रिक्वायर ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन्वॉल्व द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब बेटा आपका जो ये आपका जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये आपका अगर इसको बोलेंगे, ये जो कौन सी मेजर स्टेप में चल रहा है, ये आपका चलता है. एक तो ग्लाइकोलिसिस में चलता है. सबसे पहले तो आपकी ग्लाइकोलिसिस होनी है, उसके बाद आपका क्रेब्स साइकिल होना है. जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में, और जो आपका क्रेब्स साइकिल चलता है वो चलता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो क्रेब्स साइकिल में आपका एरोबिक प्रोसेस होता है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बहुत दो पॉइंट आपने कंसेप्ट बहुत दिमाग में बिठाने हैं कि जो आपका जो जैसे ग्लूकोज है, सबसे पहले वो पायरुविक एसिड में टूटता है. तो ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में टूटता है, वो आपका जो स्टेप होगा वो होगा बेटा आपका साइटोप्लाज्म में. और जो आपका बेसिक सेकंड स्टेप है जो क्रेब्स साइकिल वाला, वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में. एंड द क्रेब्स साइकिल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. Metabolism refer to all the chemical reaction of the body. Some of the reaction produce energy, stored ATP that other reaction consume. All molecule will eventually be broken down and recycled from the body. अब बेटा देखो, ऐसा है कि जो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, इसमें दो तरह की रिएक्शंस होती है. कई रिएक्शन में आपका ATP बनता है और कईयों में ATP आपका क्या होना है, कंज्यूम होगा. कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म. अब देखिए आपका जो ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज कैटाबॉलिज्म, सेकंड इज एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जब आपका एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपका सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. जब आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म. तो कैटाबॉलिज्म रिएक्शन ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइडिंग एनर्जी लाइक ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. एनाबॉलिक रिएक्शन कौन सी होती है, जो सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिंपल मॉलिक्यूल, दे रिक्वायर एनर्जी. तो मैंने आपको बताया कुछ रिएक्शन में आपकी एनर्जी निकलती है, कुछ रिएक्शन में आपकी एनर्जी आपको चाहिए होती है. तो जितने भी आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शन है, उसमें आपके एटीपी फॉर्मेशन होगा, और जो आपके एनाबॉलिक प्रोसेस, उसमें एटीपी प्रोडक्शन, आपको एटीपी की यूसेज चाहिए होती है. क्लियर? अभी देखिए बेटा, ये रिएक्शन है, जैसे आप देखिए आपके पास जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, दे ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू द एटीपी. ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हीस्टोन, फैटी एसिड. ठीक है, अब ये बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, आपकी एटीपी की फॉर्मेशन, एटीपी की आपके पास फॉर्मेशन होती है. और जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, दे ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द एटीपी टू द मॉलिक्यूल्स. तो ये आपकी एनर्जी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो एटीपी, एनाबॉलिक में एटीपी की एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है, कैटाबॉलिक में एनर्जी क्या होती है, आपकी प्रोड्यूस होती है. अब एटीपी जनरेशन. एटीपी कैसे बनता है बेटा? एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट.
एटीपी कैसे बनता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है बेटा कि जब आपके पास एडीपी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड हो जाए तो ये क्या बन जाता है? एटीपी। तो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है, इट इज द एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू अ एडीपी बॉन्ड अटैच थर्ड फॉस्फेट ग्रुप कंटेन स्टोर्ड एनर्जी। मैकेनिज्म क्या है फॉस्फोराइलेशन का? देखो अब ऐसा है कि हमारे एनिमल्स में, सेल्स में दो तरह से फॉस्फोराइलेशन होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो कि कहाँ पे होती है? साइटोसोल में। सेकंड क्या होती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपके पास जो एटीपी बनता है, जब आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब आपके पास साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में आपके पास जो आपके पास एटीपी बनेगा, सबस्ट्रेट से अगर एटीपी बनता है, मैं आपको एक सिंपल सा मतलब बताता हूँ। अगर आपका जो एटीपी सबस्ट्रेट से डायरेक्टली बनता है तो आप बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अगर आपका एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनता है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए आप। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बनता है बेटा डायरेक्टली फ्रॉम द सबस्ट्रेट, और ऑक्सीडेटिव कहाँ से बनता है? फ्रॉम द आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब अगर क्लोरोफिल पिगमेंट में आपके पास क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में आपका एटीपी क्या हो रहा है? फॉर्मेशन होता है। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना। अब एटीपी आपके पास सबस्ट्रेट लेवल, डायरेक्ट सबस्ट्रेट से अगर बनता है तो आप बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अगर आपका एटीपी बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से तो आप बोलेंगे इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर आपका एटीपी बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या बोलेंगे आप? फोटोफॉस्फोराइलेशन। और बेटा ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं बहुत आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले देखिए बेटा, आपके पास ये ग्लूकोज आ रहा है, ठीक है जी। ये ग्लूकोज सबसे पहले आपका एक ग्लूकोज में आपके पास टोटल 6 कार्बन होते हैं। एक ग्लूकोज में आपके पास टोटल 6 कार्बन होते हैं। तो ये जो ग्लूकोज होता है आपका 2 पायरुविक एसिड में क्या होता है? ब्रेक होता है। पायरुविक एसिड में आपके पास 3 कार्बन होते हैं, तो 6 2 पायरुविक एसिड में ब्रेक हो जाते हैं। अब जब आपके पास जब ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोलाइसिस। अब इसकी ब्रेकडाउन के दौरान हमारे पास 2 एटीपी निकलते हैं, साथ में निकलते हैं 2 NADH। अब ये NADH क्या है? दीज आर कोएंजाइम्स। क्या होते हैं? ये कोएंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये कोएंजाइम्स आपके बेसिकली किस फॉर्म में है? रिड्यूस फॉर्म में बेटा। ये किस फॉर्म में? रिड्यूस फॉर्म में। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए अब ये NADH क्या है? जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपका हाइड्रोजन एक निकल रहा है, मान लो हाइड्रोजन एक लॉस हो रहा है, अब ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा बेटा? तो हाइड्रोजन को कौन ले लेगा? NAD ले लेगा। NAD हाइड्रोजन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH में, ठीक है। अब ये क्या लगता है आपको? NADH ऐसे, बट ये NADH हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये NADH देखिए कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कहाँ जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन पे। कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन। वहां जाके ये अपने H आयन दे देगा। क्या दे देगा? अपने H आयन दे देगा, और फिर ये वापस किस फॉर्म में आ जाएगा? वापस ही आपके पास NAD फॉर्म में आ जाएगा। NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाके H आयन दे देगा, वापस ये NADH फॉर्म में आ जाएगा। जब NADH अपने हाइड्रोजन देता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। H आयन देने के बाद ये H आयन फर्दर यहाँ पे ATP प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन के बाद ATP बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना बेटा। अब आगे देखिए, फिर ये जो 2 पायरुविक एसिड होते हैं किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा? 2 एसिटाइल कोए में। जब 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोए में फॉर्म होंगे, फिर से आपका 2 NADH निकलेंगे। ये NADH फिर कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जब आप अपने H आयन दे देंगे, वापस यहाँ पे NAD की फॉर्म में फिर वापस आ जाएंगे। इसका मतलब फिर से ऑक्सीडेशन हो रही है, फिर से H आयन जा रहे हैं। H आयन आपके ATP फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, फिर से हमारे पास ATP बन रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बेटा मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे एक NADH 3 ATP बनाता है। 1 NADH, अगर आपका एक NADH और एक NADH में हाइड्रोजन रिमूवल होते 3 ATP बनाता है, तो यहाँ पे 6 ATP बन जाएंगे, यहाँ पे भी कितने बनेंगे? 6 ATP बनते हैं। तभी हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने ATP फॉर्म होंगे?
2 + 6 8, यहाँ पे कितने मिलेंगे बेटा, यहाँ पे भी 6 ATP फॉर्म होंगे। अब ये 2 एसिटाइल CoA कहाँ जाएगा बेटा, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ये साइकिल का मतलब होता है सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है। साइकिल का मतलब क्या होता है, दीस आर द सीरीज ऑफ रिएक्शन व्हिच इज गोइंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। अब जब ये चलेगा 2 ATP बनेंगे, देखो 6 NADPH फॉर्म होंगे। किसके कितने फॉर्म होंगे बेटा, 6 NADPH और 2 FADH फॉर्म होंगे। अब ये सारे कोएंजाइम, ये NADH FADH2 कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाएंगे और वहां जाके अपने H आयन देके फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो FADH बेटा कितने ADP देता है, FADH आपकी बेटा बेसिकली ये आपके 2 ATP देगा। NADH 3 ATP देगा, FADH 2 ATP देगा। क्यों देगा, क्योंकि FADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेट ज्वाइन करता है, तो ये आपका 2 ATP देगा। ठीक है, अब आप इसकी आप एनर्जेटिक्स निकाल सकते हो। इसकी क्या निकाल सकते हो, एनर्जेटिक्स। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप MCQs में नीट लेवल क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि ये जो आपका जो ग्लाइकोलाइसिस है, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, आपने बोला द प्रोसेस बाय व्हिच ग्लूकोज इज ब्रेकन टू पायरुविक एसिड इज नेम्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बन रहे हैं आपके, 2 ATP, और मैंने बताया आपका NADH, एक NADH 3 ATP देता है, 2 NADH कितने देगा बेटा, 6 ATP। टोटल 6 + 2 कितने होंगे, 8 ATP यहाँ पे बन रहे हैं। अब उसके बाद जो ये पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड आपका किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल CoA में। ये पायरुविक एसिड एसिटाइल CoA में ये कहाँ पे होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रियल में होता है। इसके दौरान कितने ATP बन रहे हैं बेटा, 6 ATP यहाँ बन रहे हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद ये एसिटाइल CoA क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है। ठीक है, इसके दौरान आपके पास 2 ATP, ठीक है, ये आपके पास 6 निकलेंगे, यहाँ पे निकलेंगे 2। अब इसको गिन लीजिए बेटा, 6 NADH को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, क्योंकि एक NADH 3 ATP देता है, 18 ATP हो गए। 18 2 × 2 4 22 और 2 24, तो 24 ATP आपके क्रेब्स साइकिल में निकलते हैं बेटा। सिंपल सी बात, आपके क्रेब्स साइकिल में 24 ATP निकल, 24 + 6 30, 30 + 8 38, टोटल हमारे पास 38 ATPs यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। लास्ट में क्या निकलेगा आपके पास, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको मुझे ये समझाना है कि ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे काम करता है। देखिए बेटा, ये आपको एक डायग्राम से बता रहे हैं आपको कि जैसे ग्लूकोज से पहले पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से आपका NADH निकला, ये NADH देखो कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जाके अपना H आयन देके फिर वापस NAD की फॉर्म में वहाँ पे आ जाएगा। फिर ये पायरुवेट कहाँ पे एंटर करेगा, ये ग्लूकोज से पायरुवेट कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में बन रहा है। फिर ये पायरुवेट एंटर करेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। जब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है तो पायरुवेट आपका सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल CoA में। ये एसिटाइल CoA में जब पायरुवेट से एसिटाइल CoA बनता है तो फिर से NADH निकलता है। फिर NADH कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। फिर यहाँ पे क्या चलता है, सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको आप बेसिकली आप उसको क्रेब्स साइकिल भी बोल सकते हैं। तो ये क्रेब्स साइकिल के दौरान NADH FADH2 निकलेंगे, ये भी किसको लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। एट लास्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ATP। अब ATP कहाँ से बनता है, ADP से। तो अब एक पॉइंट आपको समझाना है, जैसे NADH अपना H आयन लॉस करेगा, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उस ऑक्सीडेशन की वजह से H आयन से हमारे पास यहाँ पे ATP बनता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब कि H आयन की लॉस से ही आपके पास फॉस्फेट बनता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब बेटा देखिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो रिव्यू है, पॉलीसेकेराइड हमारे पास सिंपल शुगर में ब्रेकडाउन होते हैं, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है सिंपल शुगर की होती है। लिवर में क्या होता है, फ्रक्टोज ग्लैक्टोज ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लूकोज, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है मसल्स में। बॉडी सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। जो भी आपके बॉडी सेल्स है वहाँ पे ग्लूकोज आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है टू फॉर्म द एनर्जी। ठीक है, और इसमें आपके पास जितना भी आपके पास जो एक्सेस एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, फॉर्म ऑफ फैट्स। अब these are the glucose movement into the cell। ठीक है, so in this part आपको मैंने ये बताया कि बेसिकली हमारे
बॉडी सेल्स में ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर आपके पास क्रेब्स साइकिल का क्या मतलब है, और ये NADPH कितने ATP देता है। जनरल ओवरव्यू दे दिया आपको मैंने ग्लाइकोलिसिस का और क्रेब्स साइकिल का। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्क्स। सो पार्ट 2 विल कंप्राइजेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कि एग्जैक्टली होता कैसे है, हाउ ATPs आर फॉर्म्ड। थैंक यू फॉर टुडे एंड for any comments or any suggestion you can just call on my number which is given below in the details. Thanks.